हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए जोश और जुनून के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आखिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसा कि नाम बता रहा है कि ये डिसऑर्डर्स जो होने वाले हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं जीन का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस। अगर पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है, ठीक है, तो समझते हैं। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड। ये विचार कि डिसऑर्डर जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी। मानवीय समाज में ये प्रिवेलिंग था, मतलब ये विख्यात था, व्याप्त था कह सकते हैं। सिंस लॉन्ग, व्याप्त था कहना ज़्यादा अच्छा है। सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिली। ये किस बात पर आधारित था? ये इस बात पर आधारित था कि हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक फीचर इन फैमिली, के फैमिली में कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक की हेरिटेबिलिटी पर बेस्ड था। ठीक है, मतलब भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ठीक है, वंशागत होने से संबंधित है। ठीक है। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, जब मेंडल्स के काम जो किया था मेंडल्स ने 1856 से 1863 पर, ठीक है, 1856 से 1863, मतलब 7 सालों तक उनके उस काम की जब रीडिस्कवरी हुई, जो कि आपको पता ही है कि 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, हॉलैंड या नीदरलैंड से कौन से, ह्यूगो डोब्रिज, और जर्मनी के कॉल कॉरेंस, और ऑस्ट्रिया के टी एस शेरमार्क। जब इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये जो वर्क करके रीडिस्कवरी की, मेंडल्स की वर्क की, तो उसके बाद क्या हुआ, ये प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट। तो जो इनहेरिटेड पैटर्न को एनालिसिस, उसका विश्लेषण करने की जो प्रैक्टिस थी ऑफ ट्रेट का, इन ह्यूमन बीइंग में स्टार्ट, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये चीज़ स्टार्ट हो गई कि आखिर कैसे भाई इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे चलता है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं करेक्टर्स। सिंस इट इज़ एविडेंट, चूँकि ये पूरी तरीके से प्रमाणित था, दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन ए पी प्लांट, जैसा कि हम पी प्लांट में, जो कि गार्डन पी ली थी मेंडल ने, ठीक है, उसकी बात चल रही है। पाइसम सैटाइवम की बात चल रही है, स्वीट पी की बात नहीं चल रही है, लेदाइरस ओडोरेटस की बात नहीं चल रही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, गार्डन पीपर, ना कि स्वीट पीपर। ठीक है, गार्डन पीपर किया करते, जिसका बॉटनिकल नेम था पाइसम सैटाइवम। ठीक, और सम अदर ऑर्गेनिज्म, इंसानों पर हुआ। ये कह रहे हैं कि ये जो है कंट्रोल क्रॉसेस, जो कि दैट इंसानों पर नहीं, इंसानों को छोड़ करके ये कह रहे हैं, जो कि जैसे पी पर हुआ या अन्य चीज़ों पर हुआ, समुद्र ऑर्गेनिज्म पर, आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो काम ह्यूमन बीइंग के केस में पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो, ह्यूमन बीइंग के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना, ह्यूमन बीइंग के केस में इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। जैसे मटर के पौधे में करा रहे थे, ठीक है, 2 में क्रॉस कराया, उससे जो बच्चे बने, फिर उनका आपस में कराया। तो ऐसे करके खुद ही सोचो, ह्यूमन में पॉसिबल नहीं था कि जैसे कि बहन भाइयों का आपस में करा दिया। तो इस तरीके सोच के चलो ना थोड़ा सा, तो फील करो ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं, तो क्योंकि उनका जब सेल्फ पोलिनेशन कराते थे, इसका मतलब क्या होता था कि जो एक ही पेड़ पौधे से, एक ही, मतलब जो फीमेल प्लांट मानते थे, सॉरी, मतलब उसके, मतलब कहने का मेरा मतलब है ये है कि एक को फीमेल प्लांट मानते थे, एक को मेल प्लांट मानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार एक को मेल प्लांट मानते थे, एक को फीमेल प्लांट मानते थे, तो उनसे जो संतानें बनती थी, तो सेल्फ पोलिनेशन में आपस में वो क्रॉस कराई जाती थी। लेकिन ऐसा ह्यूमन के केस में थोड़ी पॉसिबल है, यही बस कहना चाह रहा है ये, मतलब संतानों का आपस में कराना, ठीक है, क्रॉस ह्यूमन के केस में थोड़ी पॉसिबल है, वही कहना चाह रहा है। ह्यूमन बींग्स,
ठीक है। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस, मतलब फैमिली हिस्ट्री किसी भी परिवार का इतिहास का अध्ययन, अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, कि एक पर्टिकुलर ट्रेट की वंशागति का, पर्टिकुलर ट्रेट का आनुवंशिकता का, वंशागति नहीं आनुवंशिकता, पर्टिकुलर ट्रेट की आनुवंशिकता का के बारे में किसी भी परिवार के इतिहास का अध्ययन प्रोवाइड्स कराता है। ठीक है। एंड अल्टरनेटिव्स, वो एक हमारे पास एक विकल्प था कि एक तरीका तो भाई ये तो हो सकता है कि जैसे किसी में मान लो किसी बंदे में ऐसा हो रहा है कि उसका एक बार उसका जो है अगर मतलब वैसे मान लो कि फिंगर कट हो जाती है किसी तरीके से, ब्लीडिंग होने लगी। अब वो ब्लीडिंग नॉर्मली जो रुक जाती है उतने टाइम में नहीं रुक रही है, खून जो है बहता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब अध्ययन करते थे क्या इनके बाप दादाओं में, मतलब पूर्वजों में अध्ययन करते थे उसके फैमिली के इतिहास का, क्या उसके फैमिली के इतिहास में भी किसी के साथ ऐसा होता था कि अगर छोटी सा भी स्मॉल कट हो जाता था तो जब ब्लड निकलने लगता था तो वो ब्लड रुकता ही नहीं था, मतलब उसको कोगुलेट नहीं होता, उसका थक्का नहीं जमता था, ब्लड बहना नहीं रुकता था, क्या ऐसा होता था? तो ऐसे इस तरीके से मतलब उसका फैमिली का अध्ययन किया जाता था कि कौन सी पीढ़ी में होता था, फिर कौन सी पीढ़ी में फीमेल को होता था, मेल को होता था, किस तरीके से था, उस बेसिस पे। तो ये कहना बस वो एक विकल्प तो है भाई, ऐसे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक विकल्प है, ये बस यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है। सच एन एनालिसिस, इस प्रकार के एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स के इस प्रकार के एनालिसिस इन सेवरल ऑफ जनरेशन, बहुत सारी पीढ़ियों में, कई पीढ़ियों में ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड दी पेडिग्री एनालिसिस। बस भाई इसी को पेडिग्री एनालिसिस करते हैं कि कई पीढ़ियों तक इस बात को देख लो। इस प्रकार की एनालिसिस मतलब इस प्रकार की जो एनालिसिस है, इस प्रकार का विश्लेषण जो कई पीढ़ियों तक कर लो, बस उसी को पेडिग्री एनालिसिस है। इन द पेडिग्री एनालिसिस में होता क्या है कि द इनहेरिटेंस आनुवंशिकता ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट की, एक पर्टिकुलर ट्रेट की आनुवंशिकता जो इज रिप्रेजेंटेड होती है इन द फैमिली ट्री में ओवर जनरेशन, कई पीढ़ियों तक ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। इन ह्यूमन जेनेटिक्स में क्या करते हैं, पेडिग्री इन ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी में इन ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी जो है प्रोवाइड्स कराती है क्या, ए स्ट्रॉन्ग टूल। मतलब इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि भाई उनके बाप दादाओं में से किसको हुआ था ये रोग, किसको नहीं था, तो इस तरीके का अगर हम स्टडी करते हैं तो ये हमें प्रोवाइड कराती है क्या, ये स्ट्रॉन्ग टूल। इससे एक हमें एक मजबूत एक टूल मिलता है, मतलब टूल का मतलब ये होता है कि एक मजबूत पकड़ मिल जाती है कि हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये ऐसे ऐसे हो सकता है, विच इज यूटिलाइज्ड, जो कि हम उपयोग कर लेते हैं टू ट्रेस द इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता को पहचानने में, ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, कोई स्पेसिफिक ट्रेट है। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेट जैसे याद करने के लिए, जैसे क्रिस मूवी तो सभी ने देखी होगी, तो ऐसे वही कहते हैं कि जैसे क्रिस को अपने पापा रोहित से मिला था। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेट याद के लिए कैसे बस ऐसे है। स्पेसिफिक ट्रेट एबनॉर्मलिटीज़ और डिजीज, अब वो एबनॉर्मलिटी हो सकती है या फिर कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है, सही है। ठीक, जैसे जो है एबनॉर्मलिटी का मतलब है कि वो दरअसल एक तरीके का रोग नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल केस में जो होता है वो काम नहीं होगा, एबनॉर्मल काम होगा। ठीक है, जैसे कान वगैरह पर बाल होते हैं, कुछ लोगों के कान वगैरह पर बाल आना, तो ये दरअसल कोई रोग थोड़ी है, लेकिन ये है वंशागति बीमारी है। ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। हाल फिलहाल डिजीज़ का है तो डिजीज तो हम बहुत सारे पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, तमाम तरीके के। ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट
स्टैंडर्ड मतलब इसीलिए मैंने बताया कि आपको यही दिमाग में नहीं आता वो केवल बीमारियों का ही है। एबनॉर्मलिटी का मतलब बीमारी नहीं होता, ठीक है। अब आगे, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स, कुछ महत्वपूर्ण और कोई स्टैंडर्ड मानक, जैसे कहते हैं मानक पैमाना जो मान लिया जाता है कि इतने में इतना होता है, क्या जो ऐसे होता है तो कोई उसी को यूज़ करते हैं। वो कुछ सिंबल्स जो हैं, मानक सिंबल्स जो हैं, प्रतीक जो है यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस, जो हम पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं, हैव बीन शोन इन फिगर 5.13। फिगर 5.13 में वो दिखाया गया है। जैसा कि देखो, ये देख सकते हो, अगर एक स्क्वायर दिखा दिया है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, अगर वर्ग एक दिखा दिया जाए तो इसका मतलब है उसमें वर्ग में वो डार्क कलर्ड ना हो, सिंपल सा वर्ग बना हुआ हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि मेल को, मेल का सिंबल होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर सर्कल बना दिया जाए ठीक है, सर्कल बना दिया जाए नॉर्मली, ठीक है, अगर इसको अगर 3D लो तो इसको स्फीयर सा बोल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तो हम ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि स्फीयर या सर्कल है, तो नॉर्मली इतने डीपली आप जाइए भी मत, सिंपल सा बात है, 2D में बना हुआ, तो फिलहाल हम इसको सर्कल ही मानते हैं, ठीक। अब ऐसे भी अगर ये स्फीयर होता, या मान लो चलो इसका तो नहीं क्लियर कर सकते, 2D में तो एक ही तरह का बनता है, लेकिन अगर ये 3D बनाया जाता तो ये भी 3D बनाया जाता। अब ये अगर 3D होता तो ये क्यूब होता, और अगर क्यूब बनाया जाता तो उस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तिरछा करके कुछ कुछ साइड दिखती हैं इधर उधर की, समझते हो ना क्यूब को कैसे बनाते हैं, तो वैसे बनाया जाता है। इसका मतलब क्या, इससे ये प्रूफ हो गया कि ये 2D है, मतलब ये स्क्वायर ही है, तो इसका मतलब ये भी सर्कल रहा होगा, ठीक है। फिलहाल हम उसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात है, ध्यान रखो कि जो गोल गोल है वो क्या फीमेल का पेरेंटिस है, और जो स्क्वायर शेप वो मेल का। फिर अगर स्क्वायर शेप को कुछ ऐसे बना दिया जाए कि थोड़ा तिरछा करके रख दिया जाए, डायगोनली मतलब तरीके से, जैसे एक डायगोनली वर्टिकली आ जाए ऊपर नीचे, ऐसे एक डायगोनली हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो ऐसे ध्यान रखें, ऐसा सिंबल उसी डिस्कवरर साइंटिस्ट की तरह ही सोचो, कुछ नहीं सिंबल रखा होगा, कैसे कैसे सोचा होगा, उसने सोचा होगा पहले तो उसने मोटा मोटा बनाया होगा कि हाँ यार मोटा मोटा बना दो, कि हाँ यार चौकुंटा सा, मतलब एक 4 कॉर्नर वाला, तो मेल बना दी, चलो ठीक है। फीमेल मतलब ऐसे बना दिया कि फीमेल अक्सर मोटी सी होती है, मैं कोई दिल पे मत लेना, ऐसे बता रहा हूँ, कैसे एकदम मोटी सी होती हैं, ठीक है। तो फीमेल तो उनका जो है वो एकदम गोल गोल से बना दी, ठीक। फिर उन्होंने सोचा यार अब इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, पता ही नहीं कि मेल या फीमेल है, ठीक है, समझ रहे हो ना किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं, जैसे गेज वगैरह होते हैं, गे वगैरह होते हैं, उनका नहीं पता होता, ठीक। तो सोचा कि यार इनके बीच के ही तो होते हैं वो लोग एक तरीके से, कि ना तो गोल है और ना चौखंटे हैं, तो अगर हम चौखंटे वाले को घुमा दिया जाए, बहुत गोल सा घुमाना, और तेज़ी से अगर घुमा दिया जाए, अगर इस चौखंटे स्टेयर को हम तेज़ी से घुमा दें तो वो कैसे दिखेगा, गोल दिखेगा, और हल्का सा घुमाएं, बहुत हल्का सा, या बिल्कुल ना घुना तो मेल दिखेगा। तो कह लो दोनों के स्ट्रक्चर के बीच की स्ट्रक्चर ले लो, एक तरीके से इसको घुमा दिया है थोड़ा सा, मेल का थोड़ा घुमा दिया, घुमा दिया का मतलब गोल गोल भी घुमा रहे हैं और हल्का सा है तो स्क्वायर शेप, लेकिन जब घुमा दिया इसका मतलब गोल गोल घुमा रहे हैं, तो कुछ फीमेल का कर रहा है कुछ मेल के, मतलब कुछ कुछ कंफर्म नहीं है, ना मेल या फीमेल होना कंफर्म नहीं, सेक्स अनस्पेसिफाइड। मैंने इतना इसलिए आपको टाइम दिया कि आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं कि ये सिंबल जो होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड का होता है, ठीक है, नींद में भी बता दोगे, ये होता है तरीका होता है हर चीज़ का। फिर सिंपल सी बात है, इन्हीं को अगर डार्क कलर्ड कर दिया जाए, अब इसी को अगर ब्लैक एंड वाइट में दिखाएंगे, क्योंकि पेपर जो तुम्हारा बनता है कलर तो बनता नहीं है, ब्लैक एंड वाइट में ही बनता है, तो इसको वो कैसे दिखाएगा, ब्लैक करके दिखाएगा, डार्क करके दिखाएगा, रेड कलर थोड़ी दिखाएगा, तो सिंपली उसी उसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो इसको जब डार्क सा बिल्कुल बिल्कुल करेगा तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल वाले थे, अब इनमें इनमें ही अगर रोग हो जाए, मेल में रोग हो गया तो स्क्वायर को डार्क कर दो, फीमेल में अगर रोग हो गया, या फिर रोग के साथ साथ एबनॉर्मलिटी भी बोल सकते हैं, स्क्वायर में भी मतलब इसी तरीके से मेल के केस में भी एबनॉर्मलिटी आ गई या फिर रोग हो गया डार्क कर दिया, ऐसे ही सर्कल में भी एबनॉर्मलिटी आ गई या फिर रोग हो गया कोई, तो कैसे करते हैं उसको डार्क कर दिया। ऐसे गे, अरे भाई वो भी तो बीमार होते हैं ना,
वो भी तो बीमार हो सकते हैं। बीमार का मतलब कौन सी बीमारी की बात चल रही है? नॉर्मल बीमारी नहीं, जेनेटिक बीमारी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आई है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी इनमें भी आ सकती है। अरे यही तो है कि मेल है या फीमेल, ये स्पेसिफाइड नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अब उन पे कोई उनके माता पिता नहीं होंगे या उनके माता पिता की कोई बीमारी या फिर उनका कोई अबनॉर्मलिटी उनमें नहीं आ सकती है। ठीक, तो ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर तीनों सिंबल में को डार्क कर दिया जाए तो उसको क्या होगा? अफेक्टेड इंडिविजुअली अफेक्टेड है। उसके बाद सिंपल सी बात है, ईमेल से दिखा रहे थे हम इसके स्क्वायर को, फीमेल को सर्किल से, दोनों के बीच एक बॉन्ड लाइन बना दी। इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं ना शादी की तरह काम हो गया। शादी एक बंधन है, बंधन बॉन्ड, बॉन्ड से बना दिया। मैं इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? मैटिंग, मैटिंग कर रहा है, उनमें मैटिंग हो गई। मैटिंग का मतलब समझते हो ना? आपस में आराम से मैटिंग हो गई। शादी होगी तो मतलब आपस में मैटिंग तो करेंगे ना, ठीक है, सहवास, ठीक है। अब दो बॉन्ड बना दिए, इसका मतलब क्या? मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। रिलेटिव्स का मतलब कंसिंगनियस मैटिंग। कंसिंगनियस मैटिंग का मतलब मोटा मोटा मान लो कि खूनी रिश्ता, कि रिलेटिव मतलब आपस में रिश्तेदारी में ही शादी कर दी, ऐसे कह सकते हैं। तो एक तरीके से वो क्या कहलाता है? उनको डबल बॉन्ड से दिखाते हैं, ठीक है, मेल फीमेल की, ठीक, सही है। उसके बाद ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है सिंपल सी बात है कि ये पेरेंट्स हैं और इनकी शादी हुई है। फिर इन इस बॉन्ड से नीचे की तरफ ये ऐसे कर वाइफर पे मतलब ऐसा करके डिवाइडेशन होकर के दो में डिवाइड हो गया। तो ये क्या है? ये भी एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक लड़के को। आप समझ ही रहे होगे कि इनकी ये दर्शाना चाह रहा है कि ये दो माता पिता हैं, इनकी मैटिंग से दो बच्चे पैदा हुए। उसमें एक बेटी थी, एक फीमेल थी, एक मेल था, सिंपल। तो वही लिखा है, देखो, पेरेंट्स एवं ऊपर के दोनों वाले पेरेंट्स मतलब माता पिता एंड चिल्ड्रन बिलो, बच्चे नीचे दिखाए जाते हैं। और बच्चे जो होते हैं इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, मतलब जन्म के क्रम में दिखाई देते हैं। इससे हम ये देख के ये बता सकते हैं कि लड़का पहले पैदा हुआ कि लड़की। जो लेफ्ट साइड में वो पहले पैदा हुआ है, उसका जन्म पहले हुआ है। तो लेफ्ट साइड में मतलब पहले लड़की पैदा हुई फिर लड़का पैदा हुआ, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, फिगर से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में उठाए गए हैं ऐसे। फिगर में जो दिखाया जा रहा है उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया है। लोग कहेंगे ये एनसीईआरटी कहाँ दिया है, क्योंकि लोग तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो सोचे थ्योरी में ढूंढेंगे, ठीक है, समझ लो आप। उसमें तो ऐसा क्वेश्चन बन गया था जो कि उसमें लिखा नहीं था, दिखाया जा रहा था। जो दिखाया जा रहा था उसमें फिगर में, उस पर क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। और चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो उसमें बताता चलता हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है, फिगर के बगल में लिखा है कि इसका मतलब क्या है, तो इस पर तो क्वेश्चन बन ही सकता है। फिर उसके बाद क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें भी मेल और फीमेल ने आपस में मैटिंग हुई, फिर एक लड़का पैदा हुआ। लेकिन कैसा लड़का है? अफेक्टेड है भाई, इसको रोग है, मतलब माता पिता को रोग नहीं है लेकिन इसको रोग है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार यहाँ तो देखा जाए माता पिता को रोग नहीं है, इसको रोग है, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो आगे आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें फीमेल करियर होती है, मतलब उसको खुद रोग दिखाई नहीं देगा, वो अफेक्टेड नहीं दिखाई देगी। जैसे आपको केस ही बता दे रहे हैं, रानी विक्टोरिया जो थी, हीमोफीलिया का करियर थी वो, ठीक है, तो उसमें खुद नहीं था वो रोग, जबकि वो अपनी पीढ़ी के लड़कों में रोग कर रही थी, ठीक है। तो वही केस कह सकते हैं। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, मतलब माता पिता हैं किसके साथ? अफेक्टेड मेल चाइल्ड के साथ, ठीक है, ये दिखाया जा रहा है सीधी सी बात। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अरे यार इसमें ये क्या है, ठीक है, ये तो अन्य सेक्स अनस्पेसिफाइड था वो दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, दिमाग लगाओ, दिमाग से काम लो। उसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता था। अगर इस तरीके से बना करके अगर उसमें कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब पहली बात तो सेक्स अनस्पेसिफाइड नहीं है। अगर कुछ नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इतने अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, इतने बच्चे ऐसे हैं जिनमें कोई भी ना कोई अबनॉर्मलिटी है ना कोई
बीमारी है, मतलब वो नॉर्मल है। और उनकी संख्या 5, मतलब 5 ऐसी संतान है, वो लड़का भी हो सकती हैं, लड़की भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लड़का कुछ लड़की हो सकती हैं, क्योंकि संतान में लिखा है ऑफ स्प्रिंग, और 5 हैं नंबर, जो उसके अंदर नंबर लिखा है उतनी संख्या में। और ये अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि सिंबल में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। अगर इसमें कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। टीचर्स ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे, ठीक है। तो ये हमने देख चुके हैं पूरा। फिगर 5.13 में क्या दिखाया जाएगा, ये सब सिंबल्स यूज्ड इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में जो सिंबल यूज करते हैं वो, ठीक है। जो हम पेडिग्री एनालिसिस आगे करेंगे उसमें जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो हम देख लेंगे आखिर कैसे क्या है, ठीक है। सही है। अब कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हमने सब देख लिया होगा, ठीक। आगे देखते हैं। एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, जैसा कि आपने अध्ययन किया इस चैप्टर में कि ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाई, कि प्रत्येक फीचर जो इन एनी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल किया जाता है बाई वन और द अदर जीन्स के द्वारा। क्या तो एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या फिर दूसरे जीन के द्वारा। लोकेटेड ऑन द डीएनए, जो कि डीएनए पर लोकेट होते हैं, प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, ऐसे डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं जीन जो कि क्रोमोसोम के अंदर है। तो क्लियर देख के बिल्कुल वही मैं आपको बताता हूँ, कंक्लूजन निकाल कर हर बार वही बात बोलता हूँ कि डीएनए क्या होता है। डीएनए ऐसे मान लो कि खोखले पाइप टोपी हैं क्रोमोसोम, उनमें धंसा रहता है एकदम से धागों का गुच्छा खूब, ठीक है। चूँकि खोखले हर क्रोमेटिड में एक स्टैंड हाईली सुपरकोइल्डेड फॉर्म में ठुसा रहता है, ठीक है। सही है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे सिंपली, ठीक है, ठीक है। वैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। एच शेप्ड होगा, ठीक है। जब उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी तो एक ही क्रोमेटिड कब दिखेगा, जब वो एस्पेस से पहले वाला होगा, आई शेप्ड होगा, ठीक है। सही है। अब तो जनरली तो हम एस शेप्ड वाले को मान के चलते हैं, तो इसलिए लिखते हैं उसने क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हम वैसे भी स्मॉल क्लासेस से पढ़ते चले आए हैं कि क्या है, डीएनए जो है करियर है, वाहक है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक सूचना को ले जाने के लिए। इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है विदाउट एनी चेंज, कुछ बिना किसी चेंज के, और अल्टरनेशन बिना किसी अल्टरनेशन के। ये नॉर्मल कुछ नहीं कहा जाता तो नॉर्मल किसकी बात चल रही होती है, क्योंकि इसी यही अगर गड़बड़ हो जाता है तभी तो गड़बड़ है। ये विदाउट कोई चेंज किया जाता है। हाउएवर चेंजेस और अल्टरनेशन डू टेक प्लेस, लिखा है ओकेशनली, वैसे चेंज या अल्टरनेशन कभी कभी हो जाते हैं। सच एन अल्टरनेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रेफर्ड टू एज म्यूटेशन, इसी को तो म्यूटेशन बोल देते हैं। पढ़ा था ना म्यूटेशन में, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या जीनोटाइप चेंज हो जाता था, फिर फिनोटाइप चेंज हो जाता था, उसी को तो म्यूटेशन बोलते थे, ठीक है। ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स, मानव में बहुत सारे डिसऑर्डर जो है हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड, वो एसोसिएटेड पाए गए हैं कि विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और अल्टर्ड जीन और क्रोमोसोम, या तो जीन में चेंज हो गया है या फिर क्रोमोसोम में चेंज हो गया है, ऐसे पाए गए हैं बहुत से डिसऑर्डर, ठीक है। सही है।
ठीक, मतलब क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए पर जीन होते हैं, वो कौन सा बता दिया अच्छे से। हर बार बताता चलता हूँ यहाँ भी कोई जिक्र आती है ये सब, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खास बात 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए होता है वो पूरे होल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन के केस में 46 के अंदर ठुसा हुआ पाया जाता है। ठीक है, सही है। और जो डीएनए एक क्रोमोसोम में होता है ये तो 2 इंच का, लगभग 2 इंच का लंबा होता है। 2 इंच मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर, कोई 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ऐसा इसलिए लिख देते हैं क्योंकि डीएनए के एक सेगमेंट को भी तो एक डीएनए ही बोलेंगे ना, मतलब वो सेगमेंट अच्छा खासा थोड़ा लंबा होना चाहिए बोलेंगे ना, बस उस पर कुछ जीन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जीन प्लूरल नंबर में प्रेजेंट होनी चाहिए, बस थोड़े से हो उसको बोल देंगे, सिंपल। ठीक है, अब इतना छोटा टुकड़ा मान ले लेना कि उस पर एक ही जीन हो, उसको डीएनए थोड़ी बोल दें। ठीक है, वो तो एक तरीके से जीन ही है सीधा सीधा, फिर डीएनए क्या बोलना उसको, कम से कम एक से ज़्यादा तो जीन हो। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, चलिए 1 मिनट थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं चीज़ों को। और ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। 1 मिनट इसको आपको तैयार कर दूँ पूरी तरीके से, फालतू का चीज़ है उसको हटा करके, क्योंकि क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ। ठीक, यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मेंडेलियन डिसऑर्डर देखते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब मोनोजीन में परिवर्तन, मोनोजीन मतलब एक जीन में परिवर्तन होता है। तो जैसे ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं मे बी ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 कैटेगरी बनाई गई हैं उसकी, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दूसरे है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ठीक। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड किए जाते हैं बाय अल्टरनेशन या फिर म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। ये सिंगल जीन लिखा हुआ है। ठीक है, सिंगल जीन में अगर अल्टरनेशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए तभी कहलाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये ध्यान रखना। अगर सिंगल ही डीएनए में म्यूटेशन या सिंगल डीएनए में अल्टरनेशन होने से, चेंज होने से बन रहा है तो उसे ही बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, ऐसे याद रखें, एम फॉर मेंडेलियन, एम फॉर मेनली और एम फॉर मोनोजीन। ठीक है, सिंगल जीन में म्यूटेशन या फिर अल्टरनेशन। ठीक है, ठीक है, ये तरीका बना दिया है बस, ये कोई खास नहीं। ऐसे याद रखें कि मेंडल फैक्टर की तो बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, और जिसे हम जीन कहते हैं सिंगल जीन। ठीक है,
पर इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फैक्टर की बात कर रहे थे, तो बस याद आपको याद रखना ही पड़ेगा। सिंपल से ऐसे ध्यान रखना कि एक जीन की वजह से, एक जीन में अगर चेंज आ रहा है, म्यूटेशन हो रहा है या फिर कुछ चेंज आ रहा है, तभी हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। एम फॉर मोनोजीन, एम फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि मोनो मीन्स वन होता है ना। बस सिंपल सी बात है, तरीका बनता हो गया आसान सा। दीज डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर जो है ट्रांसमिटेड होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, टू द ऑफस्प्रिंग, संतानों में, ऑन द सेम लाइन। ठीक है, एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा कि हमने आनुवंशिकता के सिद्धांतों में देखा था। ठीक है, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का ये पैटर्न है, ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड, ये जो है पहचाना जाता है इन ए फैमिली बाई पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। मोस्ट कॉमन एंड प्रिविलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर, जो ज़्यादा मोस्ट कॉमन मतलब ज़्यादातर जो कॉमन है, और प्रिविलेंट जो व्याप्त मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो कौन है। इसको याद करने का तरीका ना, 3 पेयर बना लें, 3 जोड़े बना लें। 6 दिए हैं एनसीईआरटी में, बाकी ईटीसी करके ख़त्म कर दिया है। मतलब 6 एनसीईआरटी में नाम बताए हैं, बाकी और भी होते हैं, इसलिए ईटीसी करके बात ख़त्म कर दी है। तो अब 6 के ना जोड़े बना लें। जैसे एक दिया हीमोफीलिया, ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया। फिर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर है सिकल सेल एनीमिया, फिर है कलर ब्लाइंडनेस, फिर है फेलाइनकीटोन्यूरिया, फिर है थैलेसीमिया। ठीक है, तो आप ऐसे एक तो इसका एक पेयर बना लें, C4 सिस्टिक फाइब्रोसिस, और C और S का एक सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और एक बना लें फेलाइनकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, फेलाइनकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, 2 जोड़े। और एक हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये एक जोड़ा याद रहता ही जाता। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन हेयर, यहाँ पर ये मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, दैट कि सच मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है मे बी डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर रिसेसिव होते हैं। और डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से सोचना होगा। ठीक है, बाई पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस से वन कैन इजीली अंडरस्टैंड, कोई जो आसानी से समझ सकता है, एक तरीका बताऊंगा अभी मैं, वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में जो ट्रेट दी हुई है वो इज डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से द ट्रेट में आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम, उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रेट जो है सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्स हो सकती है, एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया, जैसे कि हीमोफीलिया के केस में सेक्स लिंक्ड होती है। इट इज़ एविडेंट दैट, इस बात का प्रमाण मिला कि दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है सोज ट्रांसमिशन फ्रॉम करियर फीमेल टू मेल प्रोवेनी, मतलब हीमोफीलिया की बात चल रही है, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि ट्रांसमिशन कराती है फ्रॉम ए करियर फीमेल टू द मेल प्रोवेनी। अभी मैंने बताया भी था रानी विक्टोरिया का एग्जाम्पल, हीमोफीलिया का एग्जाम्पल था, वो करियर थी, खुद रोग नहीं होता था उसको, खुद नॉर्मल ही बोलेंगे उसको। ठीक है, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि रोग तो नहीं हो रहा ना, लेकिन रोग के वाहक का कार्य कर रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रही है, लड़कों को रोग कर रही है, मेल प्रोवेनी को। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री सोन, अब कैसे होता है वो भी तरीका आप अभी मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं, सब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री सोन इन फिगर 5.14 में रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री दिखाएंगे फॉर डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट, एक उसमें डोमिनेंट के लिए है, एक रिसेसिव ट्रेट के लिए। डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए क्या मतलब, ये आप खुद पढ़ रहे हो उस रेस्पेक्ट में ना, तो मैं टीचर हूँ आपका, मैं आपको बताऊँगा। एंड डिजाइन पेडिग्री फॉर करेक्टर लिंक टू बोथ, ठीक है, बोथ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हाल फिलहाल आपके ज़्यादा इसमें पीएचडी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, एनसीईआरटी में जो दिए हैं बस यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो दिए हैं बस इन्हीं का पूछा जाएगा। ठीक है, इन्हीं का पूछा जाएगा जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है।
ये फालतू का तरीका बना के उस हिसाब कोई ज़रूरत नहीं, मैं उससे और ज़्यादा सिंपल तरीका आपको बता दूंगा। ठीक है, एक मिनट बस आपको एक तरीका बता दूंगा बहुत ज़्यादा सिंपल सा, इससे आप तुरंत ही बता दिया करोगे। ठीक है, ये तरीका है, देखो ये जो है ट्रिक टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी इन पेडिग्री एनालिसिस फॉर, ठीक है, ट्रिक टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन पेडिग्री एनालिसिस फॉर सॉल्विंग द 99% ऑफ क्वेश्चन। 99% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। अब बात एकदम डर जाते हैं कि भाई कौन से 1% नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1% वो ही नहीं होंगे जो आपके में पूछे नहीं जाएंगे किसी हालत में। ठीक है, कौन से वाले? ऐसे वाले जिनमें जैसे 4 तरीके के बनेंगे। देखो, एक तो ऑटोसोमल होगा या फिर सेक्स लिंक्ड होगा डिजीज, ठीक, फिर उसमें भी एक्स लिंक्ड होगा या फिर रिसेसिव होगा। तो 4 तरीके बने। ऑटोसोमल में दोनों ले लो, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऐसे एक्स लिंक्ड में दोनों ले लो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो इस तरीके से 4 तरीके के बने। उन 4 तरीकों में अगर कोई केस ऐसा होगा जिनमें 2 तरीके पॉसिबल होंगे, ठीक है, कोई 2, जैसा अभी मैंने 4 जो बोले तो उनमें से कोई 2 पॉसिबल हों, जैसे कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो, या कोई 4 में से कोई 2 ले लो, तो वहीं ये ट्रिक नहीं लगी और ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है, ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा। पहली बात तो इन्हीं 2 एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं इनके अलावा कोई नहीं पूछा जाएगा। लेकिन तरीका मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ये 2 भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या याद रखना, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप याद रखना, आप इसको अच्छी लैंग्वेज में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। मैं बस समझा दे रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने बहुत तेज़ी से इसको यहाँ पे कर लिया है। अभी जो मैं कर रहा था वो यही कर रहा था, ठीक है। इससे पहले जो टाइम दिया था ये मैंने बनाने के लिए लिख लिए थे, क्योंकि इस पर ऐसा करके बताता तो ज़्यादा सही नहीं था। यहीं बस पढ़ते रहो। स्टेप फर्स्ट, यदि पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स में से कोई एक, मतलब कम से कम कोई एक, एटलीस्ट, एंड भाई बहन का मतलब उसकी संतान है, एंड मतलब पेरेंट्स में से कोई एक और भाई बहन, मतलब कितने हो गए जी टोटल लोग? 3 हो गए ना, ठीक है। माता पिता में से कोई एक, अब दोनों हो जाए उसको भी एक ही गिनेंगे, ठीक है। माता पिता में से कम कोई एक हो, या और भाई बहन में मतलब दोनों, मतलब जो मेल और फीमेल दोनों, तो इस तरीके से तीनों अगर अफेक्टेड हैं तो वो डिजीज हम ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलेंगे पक्का। क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट, कि ऑटोसोमल भी है और डोमिनेंट भी है, ठीक है। ध्यान से याद रखना। स्टेप फर्स्ट के ये सब अलग अलग तरीके, ये सब केस हैं स्टेप फर्स्ट के। ये मैं जल्दी मतलब ये केस फर्स्ट है, ठीक है, ये केस सेकंड है, ठीक है, ये जो केस थर्ड है, 4 ही तो आएंगे, और ये केस फोर्थ है। आपको केवल 3 याद रखनी है, बाकी का जो बचेगा वो केस फोर्थ हो जाएगा, वो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकते हैं? यदि पापा और सभी बेटियां अफेक्टेड हैं, पापा और सभी बेटी अफेक्टेड हैं। पहले डोमिनेंट वाले दोनों देख लेते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट देख लिया, फिर क्या है, यदि पापा, उसमें देखो कि पापा और सभी बेटियां अगर अफेक्टेड है, पापा का मतलब जो उनके पेरेंट्स में जो मेल होगा, ऐसे याद रहती हैं ऐसे, इस तरीके से पापा और सभी बेटियां करते हैं। पापा और सभी बेटियां अगर अफेक्टेड होंगी, अफेक्टेड तो पहचानना जानते हो ना, डार्क कलर हुआ, तो जो एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट होगा, मतलब पहले हम डोमिनेंट याद कर रहे हैं, ठीक है। पहला केस पड़ा वो ऑटोसोमल डोमिनेंट था, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा तो वो ट्रेट, ठीक है। तीसरा, यदि पापा अफेक्टेड हो या ना हो, पापा अफेक्टेड हो या ना हो, लेकिन कोई भी बेटी अफेक्टेड ना हो, ये ध्यान रखना। पापा अफेक्टेड हो चाहे ना हो, लेकिन कोई भी बेटी अफेक्टेड ना हो, तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। डोमिनेंट वाले दोनों की बात चली, अभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। अब इन 3 तरीके के केसेस में से अगर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बता देना कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, बात खत्म। एक्सेप्ट दीज 3 केसेस, ऑल केसेस विल बी
ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, सबके सब ऑटोसोमल रिसेसिव के होंगे इनको छोड़ करके, ठीक है, इन 3 को केस को छोड़ करके, ठीक है। अब देखो आपके इसमें क्या दिखाया गया है, रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑफ, पहले दिखाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट की। अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट की ट्रेट के एग्जाम्पल दिया गया मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक तो एक आपको तरीका से याद रख सकते हैं कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इस बात का एग्जाम्पल, क्योंकि ये थ्योरी में कहीं नहीं लिखा गया है, फिगर में लिखा है तो याद कर सकते हो। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी किसका एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऐसे ध्यान रखो D4 डिस्ट्रॉफी ऐसा लगता है D4 डोमिनेंट, तो ये ऑटोसोमल। और मायोटोनिक में ऐसा लगता है मायोटोनिक ऑटोसोमल टी एक समझ आ रहा है ना, टी आ रहा है, रिसेसिव में तो टी नहीं आता ना, ऑटोसोमल में टी आ रहा है, तो ऑटोसोमल से मायोटोनिक वर्ड को रिलेट कर लो, डोमिनेंट से D4 डोमिनेंट D4 डिस्ट्रॉफी, तो याद रहेगा इससे ये होता है, ठीक है। अब तरीका देख लो, देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो पहला ही तरीका था उसमें मैंने क्या तरीका बताया था, कि क्या बताया था कि पेरेंट्स में से कोई एक, अब देखो यहाँ है जी पेरेंट्स हैं जी, सबसे ऊपर हम देखें पेरेंट्स में से कोई एक अफेक्टेड है, सही है, कोई एक अफेक्टेड है, और भाई बहन दोनों हों, देखो ये लड़का है, लड़का भी अफेक्टेड है और लड़का भी अफेक्टेड है और फीमेल भी अफेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है कि पेरेंट्स में कोई एक, मतलब देखो पेरेंट्स में कोई एक अफेक्टेड है और भाई बहन दोनों अफेक्टेड है, बस और कुछ देखना ही नहीं। अब इतनी कंडीशन आपको मिल जाए तो तुरंत बता दें ऑटोसोमल रिसेसिव, वो सॉरी रिसेसिव नहीं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बात खत्म, ठीक है। आगे मत देखना कहीं भी, आगे से कन्फ्यूज मत होना कि अरे यहाँ तो केवल जो है बेटी है, बेटी, यहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, बस इतना दो चीज़ें देखना बस, माता पिता में से कोई एक अफेक्टेड दिख जाए और जो है उनकी जो संतानें हैं, मतलब जो उन्हें मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड अगर हों तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पहला केस, ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होगा, ज़्यादा आगे के चक्कर मत लेना, देखते ही आंसर देखो कितना अच्छा तरीका है। दूसरा ये दिखाया गया है ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट का, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया का दिखाया गया है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का केस दिखाया गया है, ठीक है, ऑटोसोमल में रिसेसिव का। अब देखो, अब ध्यान से याद करो, अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि पहली बात तो मम्मी पापा दोनों अफेक्टेड, कोई भी अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब पहला केस तो है नहीं, ऑटोसोमल डोमिनेंट तो है नहीं। दूसरा केस होता था पापा और सभी बेटी अफेक्टेड, तो देखो यहाँ तो पापा ही अफेक्टेड नहीं है पहली बात तो, ठीक है, और सभी बेटियाँ भी अफेक्टेड नहीं है, तो ये एक्सीलेंट डोमिनेंट भी नहीं हुआ। अब बात आती है, अब बचे 2 केस, सॉरी, अब बचे 2 केस की रिसेसिव में से किस तरीके का हो सकता है, तो रिसेसिव में अब आते हैं कि क्या ऐसा है कि पापा अफेक्टेड हो या ना हो और कोई भी बेटी भी अफेक्टेड ना हो, तो पापा अफेक्टेड हो या ना हो, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई भी बेटी अफेक्टेड ना हो, लेकिन यहाँ तो बेटी अफेक्टेड हो गई ना, इसका मतलब ये तीसरे केस में नहीं है, इसका मतलब क्या बचा, चौथा केस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल है ही, बस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तरीका बन जाता है। बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं डिटेल में, बाकी आपको ये तरीका होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर पूछे गए तो, बाकी वरना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो बस इन्हीं 2 फिगर को पूछने की, ये क्या है ये, और इनका तरीका मेरी ट्रिक से हो ही जा रहा है, ठीक है। 99% पर मान के चलो, आप 100% मान के चलो, क्योंकि 1% कैसे वो वही है कि अगर ऑप्शन में इन चारों में से कोई 2 चीज़ें दी हों, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्सीलेंट डोमिनेंट, एक्सीलेंट रिसेसिव, इन चारों में से कोई 2 ऑप्शन में दिए हुए और बोथ का ऑप्शन हो, तो बस वो क्वेश्चन इससे नहीं होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपके सिलेबस में है ही नहीं, आएगा नहीं, बात खत्म, तो उसके बारे में क्यों सोचना, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें इन चारों में से दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो ऐसे के लिए ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तो ऐसा आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो आपके काम की चीज़ से आपको मतलब है ना, बात खत्म।
बाकी उसके भी तरीके होते हैं, लेकिन वो आपके काम की है नहीं, तो आपको क्यों फालतू में PhD कराना है, क्योंकि आपको तो नीट में अच्छी रैंक लानी है, तो नीट के अच्छे रैंक के लिए तो ये पर्याप्त है। आगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। बाकी इसमें जो है, इससे कन्फ्यूज मत होना, ये सब तरीके जो मैंने पहले बनाए हैं, अब तो मैंने बहुत अच्छा तरीका इसका ढूंढ लिया है। इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि कौन है F1 F2, वो एक और टफ तरीका होता था पता करने का। 3 तो इसलिए मैंने ये सब कट कर दिया है, ठीक है, सिंपलेस्ट आपको तरीका बनाया है मैंने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।